जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पाठ्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जीके 2020 भाग 42 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग कुछ नए प्रश्नों के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आइए आज का पहला सवाल है 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। तो 2000 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है बेलारूस के एलेस बालियावत्स्की और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और रूसी मानवाधिकार संगठन को मिला है। तो फिर से हम लोग देखते हैं 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार एलेस बालियावत्स्की को और रूसी मानवाधिकार संगठन को, और ये यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज एक संस्था है, इनको 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। एलेस बालियावत्स्की को और मानवाधिकार संगठन, रूस की मानवाधिकार संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की संस्था है, मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था, इनको 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। मोदी सरकार ने नोटबंदी कब की थी। तो मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये 8 नवंबर 2016 याद रखिएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। ओके, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था। ओके, जोक नदी कहाँ बहती है। तो जोक नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बहती है। ओके, जोक नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बहती है, ये याद रखिएगा। रानी की बाव कहाँ है। तो गुजरात के पाटन जिले में रानी की बाव है। रानी की बाव है क्या। तो ये एक सीढ़ीदार कुआं है। रानी की बाव क्या है। तो सीढ़ीदार कुआं है, और इसे 2018 में 100 रुपए के नोट पर भी रखा गया है, स्थान दिया गया है। 2018 में 100 रुपए के नोट पर भी इसे स्थान दिया गया है। रानी का बाग कहाँ है। गुजरात के पाटन जिले में। ठीक है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया रानी के बाग को। तो 2014 में। 2014 में रानी के बाग को 2014 में रानी के बाग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र है। तो रानी के बाग का। और कब। तो 2018 में। क्लियर। आर्य समाज की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे। तो आर्य समाज की स्थापना के समय गवर्नर थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। आर्य समाज की स्थापना, इनका कार्यकाल कब से है। तो 1872 से लेकर 1876 तक। तो आर्य समाज की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी। तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहाँ की। तो मुंबई में। और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने किताब लिखी, उस किताब का क्या नाम है। तो सत्यार्थ प्रकाश। और इनके गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। तो स्वामी बिरजानंद। कौन थे। स्वामी बिरजानंद। तो ये भी आप याद रखिएगा। विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है। तो नवंबर के तीसरे गुरुवार को। नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। नवंबर महीना और तीसरा गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। अगला है बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया कब। तो 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो सन 1973 में। बाघ परियोजना भी कब शुरू हुई। तो 1973 में। सबसे पहला ये बाघ परियोजना सबसे पहली बार कहाँ शुरू की गई। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का अभी नाम क्या हो गया है। तो रामगंगा नेशनल पार्क।
तो बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया कब? तो 1973 में। ये याद रखिएगा। कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो भारत में संविधान के अनुसार कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास है। संसद ही कानून बनाती है। तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। ओके, तो ये याद रखिएगा। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जल्दापाड़ा अभयारण्य, बुक्सा राष्ट्रीय अभयारण्य ये कहाँ है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में। जल्दापाड़ा, बुक्सा, सिंगलीला ये तीनों राष्ट्रीय पार्क कहाँ हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप जानिए कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि एवं पशुपालन आते हैं। द्वितीयक में उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितने भी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो द्वितीयक में आते हैं। और सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र जितने भी हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि और वानिकी और पशुपालन ये किस में आते हैं? वानिकी में आते हैं। और फैक्ट्रियां किस में आएंगी? तो द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। शिक्षा किस में आएगा? तो तृतीयक सेक्टर में आएगा। ये सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र में आएगा, सर्विस सेक्टर में। ओके, तो ये याद रखिएगा। एकल नागरिकता हमारे संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई है। प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में। और कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में। और कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। बी से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। फिर से सुनिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश ब्रिक्स संगठन में शामिल हैं। और इनकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में, चीन में हुआ था। ओके, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल कितनी बार जीता है? मुंबई इंडियंस ने आईपीएल कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। कब कब? तो 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। ओके, तो ध्यान से समझिए इसको। 2013, फिर 2015, फिर 2017, फिर 2019 और 2020, ये 5 बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल खिताब जीता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने कितनी बार जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 4 बार जीता है। आगे बढ़ते हैं। पेटा का नाम, पेटा का पूरा नाम क्या है? PETA, पेटा का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। फिर से सुनिए, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एक ऐसी वैश्विक संस्था है जो पूरे विश्व में जानवरों और पशुओं के लिए कार्य करती है और मानव के व्यवहार को परिवर्तित करने का प्रयास करती है। हमारा जानवरों के प्रति क्या व्यवहार है, इस पर यह संस्था कार्य करती है। मानव को जानवरों के प्रति एक नैतिक व्यवहार रखना चाहिए, इसको बढ़ावा देती है। कौन सी संस्था? तो पेटा, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1980 को अमेरिका के वर्जीनिया शहर में। कहाँ की गई थी? तो 22 मार्च 1980 को अमेरिका के वर्जीनिया शहर में इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो पेटा संस्था विश्व में पशुओं के लिए कार्य करती है और मानव को प्रशिक्षण देती है कि वो पशुओं से भी नैतिक व्यवहार और आचरण करें। ठीक है। लाल बाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लाल बाग राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बंगलुरु में है। लाल बाग
राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसके निर्माण की शुरुआत किसने की थी? तो इसके निर्माण की शुरुआत हैदर अली ने की थी और पूरा कौन कराया था? तो पूरा टीपू सुल्तान ने कराया था। तो लाल बाग राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसकी शुरुआत किसने की थी बनाने की? तो हैदर अली ने। और पूरा किसने कराया? तो पूरा कराया टीपू सुल्तान ने कराया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत नॉर्मल सवाल है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दीपावली कब मनाया जाता है? तो दीपावली त्योहार जो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। और दीपावली कब मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर क्या कहलाता है? तो सरकार की समस्त आय और समस्त व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार के समस्त आय और समस्त व्यय को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ओके, राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व आय और माइनस राजस्व व्यय को राजस्व घाटा कहते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा। पूंजीगत घाटा क्या होता है? तो पूंजीगत आय माइनस पूंजीगत व्यय के अंतर को पूंजीगत घाटा कहते हैं। और राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा को मिला देंगे तो बजट घाटा हो जाता है। राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा को मिला देंगे तो कौन सा घाटा हो जाता है? वो बजट घाटा हो जाता है। ओके दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे देख सकते हैं। आगे, सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर क्या कहलाता है? तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य भारत का कौन सा है? तो कर्नाटक। सबसे ज्यादा कुल रेशम का लगभग 2/3 उत्पादन अकेले कर्नाटक राज्य करता है। तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। तो दोस्तों, जीके 2020 भाग 42 के अंतर्गत हम लोगों ने इन निम्न प्रश्नों के विषय में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और याद भी काफ़ी हद तक हुए होंगे। आप 1-2 बार वीडियो अवश्य देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने मित्रों में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।